नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल सूर्यवंशी राज। सो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट योर कैशलेस प्रोसेस एंड रिम्बर्समेंट प्रोसेस इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में किस तरह से कैशलेस फाइल किया जाता है और रिम्बर्समेंट फाइल किया जाता है। पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट कैशलेस। और कैशलेस मेनली होता क्या है। कैशलेस में मेनली क्या रहता है, यू हैव अ कैशलेस कार्ड। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं किसी भी कंपनी से तो आपके पॉलिसी का सॉफ्ट कॉपी आपको मिलता है, हार्ड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एक कैशलेस कार्ड आपको मिलता है। तो मेनली आपको उस कैशलेस कार्ड को ओवरऑल जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल्स वो होंगे कंपनीज के जिनके साथ कंपनी का अग्रीमेंट होगा, ठीक है, कि आप हमारे कंपनीज के थ्रू जो भी पॉलिसी बाय कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी एक्चुअली क्या रहती है, वो टाई अप करके रखती है सभी सिटीज़ में, ठीक है, सभी शहरों में, बड़े बड़े शहरों की बात करूं या कोई छोटे शहर है, हर जगह उनका टाई अप रहता है कुछ बड़े हॉस्पिटल से। तो वो उनके उनसे अग्रीमेंट होते हैं सभी हॉस्पिटल से। तो उन जिनसे भी अग्रीमेंट है उनका, तो वहाँ पे आप ओवरऑल उनका एक लिस्ट होता है, वो पूरा लिस्ट उनका रहता है। जब बाय करेंगे आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वहाँ पे आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि हाँ, मेरे एरिया में कौन सा नेटवर्क हॉस्पिटल है, कौन कौन से कितने हॉस्पिटल्स कवर हैं दिल्ली में, मुंबई में, ओवरऑल पैन इंडिया आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेनिफिट देती है। तो आप जिस भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं, यानी कि जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ कंपनी का अग्रीमेंट है, टाई अप है, वहाँ पे आप कैशलेस बेनिफिट अवेल कर सकते हैं कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। अब इसमें क्या है, अब आपको देखिए जो बेनिफिट मिल जाता है मेनली कैशलेस में, आपको क्या चीज़ें रहती हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती हैं। देखिए, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें तो आप पहले से प्लान रखें कि हाँ, मेरे पास ये नेटवर्क हॉस्पिटल है जिसको मैं प्रेफरेंस दूंगा, तो ये कवर है, तो मेरे को पहले से उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, जब भी मैं हॉस्पिटलाइजेशन हो मेरा, तो मैं नेटवर्क हॉस्पिटल में ही जाऊँ। बिकॉज नेटवर्क हॉस्पिटल में जाने का एक फ़ायदा ये है कि मेरे को ₹1 भी अपने जेब से नहीं देना होगा उस समय हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। जब भी मैं जो भी ट्रीटमेंट होगा दैट इज़ टोटली कैशलेस, मुझे ₹1 देना नहीं होगा। हाँ, कंज्यूमेबल आइटम का कुछ भी जो चीज़ें होती हैं जो कवर नहीं होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, 1000, 2000, 1500 कुछ होती हैं, जो भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो नहीं कवर होती है पॉलिसीज़ में, तो वो आपको देना पड़ता है, जो भी 1000, 1500, 2000 फाइनल बिल बनता है आपका। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैशलेस प्रोसीजर को ही आपको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। रीज़न बीइंग इज दैट, देखिए अब अचानक से किसी को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए अगर मैं ऐसे किसी नॉन नेटवर्क में चला जाता हूँ और ज़रूरत पड़ जाती है 3 लाख, 4 लाख अचानक से देने की, तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है, राइट। तो प्रेफरेंस में हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल अपने पास रखिएगा दिमाग में कि हाँ, मेरा ये कैशलेस हॉस्पिटल है, मुझे यहीं ट्रीटमेंट लेने जाना है, जो मेरे लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसमें देखिए कैशलेस में भी 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। पहला तो कैशलेस में क्या होगा कि कितने लोग को यही डाउट होता है कि मैं कैशलेस फाइल कैसे करूंगा। एडवाइजर से जब भी वो पॉलिसी बाय करेंगे या किसी भी एजेंट से प्लान लेते हैं, तो वो उनसे यही डिस्कशन करते हैं कि पहले कि मैं कैसे, कहाँ से क्या करना होगा, ये कार्ड कहाँ देना हो, हॉस्पिटल में देने से कैशलेस हो जाएगा क्या। तो ये मेनली क्या रहता है, जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वहाँ पे एक TPA होती है जिसको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। मेनली उनका काम होता है सारा कुछ प्रोसेस करवाना, ठीक है। दे विल आस्क यू कि आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, या डॉक्टर उनको इंटीमेट करके खुद ही बता देंगे कि हाँ, यहाँ पे एक पेशेंट आए हैं, ही इज हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो वहाँ पे आते हैं, उस हिसाब से वो आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। आप कार्ड लेंगे, कैशलेस कार्ड, एंड आपका एक आधार कार्ड, और वो प्री ऑथराइजेशन के लिए कंपनी के पास मेल कर देते हैं। वो मेल करेंगे, वहाँ से मान के चलिए 30 मिनट्स to 4 आवर्स में एक इंटीमेशन आ जाता है अप्रूवल का, वो अप्रूवल आता है, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अप्रूवल का वेट करेंगे, आपको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, नहीं। अप्रूवल वो आपसे एक बार पूछ भी लेंगे कि सर अप्रूवल अभी नहीं आया है, तो आप वेट कर सकते हैं कि हम पहले अप्रूवल मंगा लें, नहीं तो आप बोलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल आ जाता है, ठीक है। तो अगर क्लेम आपका एडमिसिबल है तो बिल्कुल आएगा आपका अप्रूवल, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो अब उन्होंने क्या किया, इंटीमेशन कर दिया कंपनी को, वहाँ से अप्रूवल आया। अब मैं मान लीजिए 10 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ सारा कुछ, 10 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज होता हूँ, तो एक फाइनल इंटीमेशन दोबारा कंपनी को जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। दोबारा वो इंटीमेट करते हैं, जो TPA वाले होते हैं वो इंटीमेट करेंगे। इसके बाद एक फाइनल अप्रूवल आता है, 30 मिनट्स to 4 आवर्स में एक अप्रूवल दोबारा आता है, आपका फाइनल क्लेम सेटल होता है। उसमें रहता है मेंशन रहता है कि किन चीज़ों का ओवरऑल आपको बेनिफिट यहाँ नहीं मिला, या कोई को पेमेंट है पॉलिसी में, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, या 10 to 20% का को पेमेंट है, या जो भी कुछ आपको पे करना है। फाइनल आपको TPA बताता है, यू हैव टू पे दैट शॉर्ट ऑफ अमाउंट, आपको पे करके जस्ट डिस्चार्ज होना है एंड अपने घर चले जाना है।
दैट इज कॉल्ड कैशलेस प्रोसीजर। कैशलेस में एक दूसरा बेनिफिट और होता है, जैसे मान लीजिए देखिए ये तो इमरजेंसी की बात करता हूँ कि इमरजेंसी में अगर मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो मैं कैशलेस कार्ड दिया, वहाँ पे उनका काम है डीपीए का, उन्होंने इंटीमेट किया सारा कुछ। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, लेट्स फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट ट्रीटमेंट होते हैं। प्लांट ट्रीटमेंट मींस जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, प्लांट ट्रीटमेंट में लेट्स फॉर एग्जांपल मैं स्टोन की बात करता हूँ। अब स्टोन है तो मैं गया टेस्ट कराया, डॉक्टर ने कहा स्टोन है अराउंड 9 mm का है, इसको ऑपरेट करना होगा, किडनी स्टोन। अब मैं क्या करूंगा, कंपनी को इंटीमेट करके मैं प्री ऑथराइजेशन पहले ही ले सकता हूं और उस हॉस्पिटल में विजिट कर सकता हूं, बता सकता हूं कंपनी को कि हाँ मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ, ये मेरे टेस्ट हैं, रिपोर्ट्स, ये सारा कुछ सबमिट करेंगे, वहाँ पे ऑथराइजेशन आ जाएगा, आप जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 48 आवर्स का पीरियड होता है जिसमें आप इसके लिए भी प्री ऑथराइजेशन में भी जा करके अपना प्लांट ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं कैशलेस बेनिफिट के थ्रू। ठीक है, ये बात हो गई इमरजेंसी एंड प्लांट ट्रीटमेंट की। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है इस प्रोसीजर में। और मेरा एक यही रहेगा, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें, कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स के लिस्ट बिल्कुल चेक कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मेनली क्या रहता है, हमें यही नहीं पता रहता कि हम पॉलिसी तो ले लेते हैं, हमको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है इसके बाद। ठीक है, तो अगर कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं कैशलेस बेनिफिट के लिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहता है। दूसरा आपको जो ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अब हम बात करते हैं रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट में ही ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, सारा कुछ मैं एक्सपेंस कर दिया मैंने हॉस्पिटल में, इसके बाद मुझे क्लेम के लिए वापस सब बिल्स एंड ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है कंपनी को, कुरियर के थ्रू सेंड करूँ, या फिर मैं आजकल कुछ कंपनीज डिजिटली भी एक्टिव हो गई हैं जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो वहाँ से भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। बट लोगों को ये नहीं पता रहता कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं रिम्बर्समेंट प्रोसेस में। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। रिम्बर्समेंट प्रोसेस में आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं वो रहता है इंडोर केस पेपर जो आपका होता है। जब आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो उस समय जो भी आपका ओवरऑल जितना भी आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर नोट्स होते हैं, नर्सिंग नोट्स होते हैं, पेशेंट प्रोग्रेस डिटेल्स होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपका इंडोर केस पेपर में रहता है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान वहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज समरी होता है, ये भी आपको सबमिट करना रहता है। ओरिजिनल आपका ये दोनों इंडोर केस पेपर एंड आपका हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, इसमें आपका मेंशन रहता है कि आपका एडमिशन कब हुआ था हॉस्पिटल में, डिस्चार्ज आप कब हुए हैं, डायग्नोसिस से रिलेटेड जो भी क्या डायग्नोज हुआ था आपको, ठीक है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है आपकी, ठीक है, गिवन टू पेशेंट किस तरह का ट्रीटमेंट उसको दिया गया है ओवरऑल, और क्या एडवाइस दिया गया है ऑन द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये आपको डिस्चार्ज समरी में मेंशन रहता है। तो इंडोर केस पेपर एंड डिस्चार्ज समरी आपको लेना होगा, अपना सबमिट करना होगा। एक पेमेंट रिसिप्ट्स होते हैं। पेमेंट रिसिप्ट्स क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट डन टू हॉस्पिटलाइजेशन अथॉरिटीज। जो भी आप जैसे हॉस्पिटल की अथॉरिटीज को अगर आपने कोई पेमेंट किया है या कुछ भी ऐसा कुछ किया है तो उसका एक रिसिप्ट आपको मिलता है, राइट, यू हैव टू सबमिट दैट रिसिप्ट ऑल्सो। इसके अलावा कंसल्टेशन पेपर, आप डॉक्टर से राइट अगर आप कंसल्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक कंसल्टेशन पेपर मिलता है, उसकी भी एक आपको वो भी सबमिट करना रहता है। उसमें प्रिस्क्रिप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है, थ्रू प्रैक्टिशनर, तो वो आपको सबमिट करना रहता है। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके हो गए हॉस्पिटल से रिलेटेड जो आपको रिम्बर्समेंट के टाइम पे सबमिट करना है। इसके अलावा आपको जो सबमिट करना रहता है दैट इज योर आधार कार्ड का फोटोकॉपी एंड आपका पॉलिसी का फोटोकॉपी, ठीक है, एंड ये 2 एंड प्लस कैंसिल चेक, जिसमें आपको टोटल अपना रिम्बर्समेंट का अमाउंट जो आपका क्लेम अमाउंट आपने पे किया था हॉस्पिटल में, जो आपको क्लेम रिम्बर्स करना है, वो आपको पूरा अमाउंट मतलब ओवरऑल सब कुछ शेयर करना है बिल एंड इन सबके साथ। तो ये शेयर हो गया, 4 ये मेन डॉक्यूमेंट हो गए, प्लस आधार कार्ड प्लस कैंसिल चेक एंड योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करने होंगे कंपनी को रिम्बर्समेंट के लिए। ठीक है, अब रिम्बर्समेंट तो आपने ओवरऑल फाइल कर दिया, यहाँ तक भी प्रोसेस हो गया। अब इसके अलावा आपको जो दिक्कत आती है, अब अपना क्लेम थोड़ा सा लेट होता है, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत से हो जाता है लेट। अब कंपनी पूरा वेरीफाई करती है, इसमें कम से कम मान के चलिए 21 डेज मिनिमम टाइम लगता है, मिनिमम कम से कम 21 डेज का टाइम लगता है आज की डेट में इस रिम्बर्समेंट प्रोसेस में। तो इसमें बेसिकली अब आप कैसे ट्रैक करेंगे कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। सो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, डिजिटली भी, ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप नियरेस्ट ब्रांच में, जिस कंपनी का भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया है, नियरेस्ट अगर आपके कोई आसपास ब्रांच है वहाँ पे विजिट करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका क्या अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, वो आपको वहाँ पे बता देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या कम्युनिकेशन में कोई गैप हो रहा है, जस्ट विजिट टू योर नियरेस्ट ब्रांच।
ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, सो ये आपका कैशलेस हो गया, रिम्बर्समेंट हो गया, एंड ये कैशलेस की बात हो गई, जो दोनों मैं मेनली आपको आज इस वीडियो में बताने वाला था, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा जो बताने के लिए है। मेन यही है, कैशलेस में आपको नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाना है, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर रिम्बर्समेंट दैट इज नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। एंड हाँ, एक लास्ट में एक बात और दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो कैशलेस प्रीफर कीजिए, क्योंकि अगर कभी अचानक से कोई बड़ी दिक्कत आई तो आराम से, मैं आपको बात करता हूँ 5 से 10 लाख रुपए का एक उतना बड़ा अमाउंट अचानक से लेके आना कहीं से, वो भी आज की डेट में सब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके, कोई एफडी करके बैठा है या कोई कुछ करके बैठा है। एक इमरजेंसी फंड हमारे पास किसी के पास भी जल्दी नहीं होता है, राइट। तो प्रीफर कीजिए कि आप अपना नेटवर्क हॉस्पिटल प्रेफरेंस में रखिए, ताकि आपको 1 रुपये भी देना ना पड़े वहाँ पे, ठीक है। बाकी रिम्बर्समेंट भी कभी कभी लेना पड़ जाता है, क्योंकि ओवरऑल मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है। हाँ, इसके लिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 1 महीने के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने आज रिम्बर्समेंट के लिए, मैं जैसे क्या होता है, मैं एडमिट हो गया, ठीक है। एडमिट होने के बाद मैं 10 दिन के बाद डिस्चार्ज होता हूँ। जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, डिस्चार्ज डेट से 1 मंथ के अंदर अंदर में मुझे पूरा ये रिम्बर्समेंट का प्रोसेस कर सकता हूँ आराम से। मैं अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करके ये सारा कुछ कर सकता हूँ। इसके अलावा आपका रिम्बर्समेंट में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको वो भी फाइल करनी होती हैं, जैसे आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो डिस्चार्ज होने के बाद हुआ है, आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये भी आप रिम्बर्समेंट फाइल कर सकते हैं, जो भी आपका टेस्ट आपने कराया था, मेडिसिन लिए थे, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया था, इन सब के भी बिल सबमिट करेंगे तो ये भी आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रिम्बर्समेंट में क्लेम फॉर्म आपको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने एडवाइजर या नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे तो रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम फॉर्म ले लीजिएगा, क्लेम फॉर्म। उसमें क्लेम फॉर्म में सारा डिटेल आपको वहाँ फिल करना होगा, जैसे क्लेम फॉर्म में आपका पॉलिसी नंबर क्या है, आपका क्या क्या ओवरऑल सारा रिपोर्ट्स आप लगा रहे हैं, उन सब चीज़ों की डिटेल, ठीक है। उसमें रिसिप्ट नंबर क्या है, वो सारा कुछ वहाँ पे मेंशन करने के लिए रहेगा, आपको उसमें मेंशन करना होगा रिम्बर्समेंट प्रोसेस के टाइम पे। बाकी कैशलेस में तो वो काम हॉस्पिटल का होता है, पूरे तरीके से टीपीए का होता है, वो किस तरीके से उनको करना है। तो टोटल ओवरऑल रिम्बर्समेंट मेन है जो आपको समझने की जरूरत है, यही ज़्यादा इशू रहता है, यहीं पे लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इंडोर पेपर आपका हो गया, डिस्चार्ज समरी हो गई आपकी, पेमेंट रिसिप्ट आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, आपका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कैंसिल चेक हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर मैं बात करता हूँ, कंसल्टेशन पेपर्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सबमिट करना होगा रिम्बर्समेंट के दौरान, ठीक है। और आपका एक क्लेम फॉर्म साथ में लगा के अटैच करके आपको कंपनी को शेयर करना है। उसके बाद कंपनी आपका ओवरऑल 21 डेज में मान के चलिए क्लेम सेटल कर देती है मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम 30 डेज भी जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। उससे ज़्यादा जाता है तो आज की डेट में लोगों को ओवरऑल कंपनी को इसका आंसर करना पड़ जाता है, राइट। तो कहीं अगर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ईजिली 21 डेज में कंपनी रिम्बर्समेंट क्लियर कर देती है सबका, ठीक है। एंड रिगार्डिंग एनी डाउट, एनीथिंग, जस्ट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, या कुछ भी रहता है रिगार्डिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, तो मैं बिल्कुल वहाँ पे भी आपको हेल्प करूँगा एंड वहाँ पे भी आपको आंसर करूँगा, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ को लेके, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सूर्यवंशी राज, थैंक यू सो मच।